सुंदर गांव था रामपुर। उसमें सविता के 3 बेटे थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके 2 बेटों की तो शादी हो रखी थी, पर उसका सबसे छोटा बेटा राहुल कंवारा था। बड़ी दूर दूर से उसके रिश्ते आ रहे थे, पर सविता को कोई लड़की ही नहीं पसंद आ रही थी। लड़की की तलाश में वो निकल पड़ी दूसरे गांव में, वहां के सबसे बड़े घर की लड़की को देखने। और तलाश खत्म होती है प्रिया नाम की लड़की पर। प्रिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी, साथ ही दहेज में ढेर सारा सामान भी लाने वाली थी। और इसी वजह से सविता प्रिया को बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन सविता अपनी बड़ी बहू शालिनी से कहती है, अरे ओ बहू, जल्दी से सारा काम कर ले, शाम को हमें प्रिया के लिए हार भी तो लेने जाना है और गहने भी तो देखने हैं। वो सब तो ठीक है सासू माँ, पर बस आप अपनी छोटी बहू के लिए ही शॉपिंग करेंगी क्या? अपनी बड़ी बहू को कुछ नहीं दिलाएगी? आखिर शादी तो हमारे देवर की भी है। हाँ, तू जाकर अपने पति से मांग, नहीं तो अपने बाप के घर से लेकर आ। हमने क्या पैसों का पेड़ उगा रखा है यहाँ? मैं तो बस अपनी छोटी बहू को ही दूंगी, जो सबसे सुंदर है और अपने घर से बहुत सारा दहेज भी लेकर आ रही है। तूने मेरे लिए किया ही क्या है? हाँ, अच्छा जी, घर का सारा काम और आपकी सेवा हम करें, और आप कह रही हैं कि हमने आपके लिए किया ही क्या है? बहू, शादी ब्याह का घर है, ऐसे समय बर्बाद करने से बेहतर है सारी तैयारियां अच्छे से कर ले। आज मुझे गहने बनवाने जाना है, फिर कल केटरिंग वाले के पास भी जाना है, बहुत काम है मुझे। और रही बात तुम्हारी, तो गंगू की दुकान से आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लिया लेकर। वैसे भी आजकल असली नकली में कोई फर्क पता नहीं पड़ता, सब एक सा ही तो है। रहने दो सासू माँ, इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर वालों ने हमें इतना तो देकर भेजा ही है कि हमें दिखावे की जरूरत ना पड़े। जरूरत नहीं है तो फिर मांग क्यों रही है? और मैं तो वैसे भी यही कह रही हूँ कि जो तुम्हारे पास है वही पहन लेना। चल अब देर ना कर, तैयार हो जा, सुनार की दुकान पर चलते हैं। और थोड़ी देर बाद दोनों निकल पड़ी सुनार की दुकान पर और दोनों खरीदारी करने लगती हैं। तभी शालिनी की नजर वहाँ रखी पायल पर जाती है और वो अपनी सास से बोली, सासू माँ, ये पायल कितनी सुंदर लग रही है ना, प्लीज मुझे दिला दो ना ये पायल, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी। हाँ, चुप रह तू, जब देखो कुछ न कुछ मांगना शुरू कर देती है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी नई बहू के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, फालतू खर्चा नहीं करना मुझे। सासू माँ, एक पायल की जोड़ी ही तो मांग रही हूँ मैं, दिला दो ना, क्या चला जाएगा आपका? मैंने तुझे कितनी बार कहा है, चुपचाप खड़ी रह और मेरी हेल्प कर नई बहू के गहने लेने में। मैं तुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ, और अगर तू मेरी ये मदद भी नहीं कर सकती तो तू यहाँ से चली जा, मैं अकेली ही खरीद लूंगी सब। बेचारी शालिनी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर चुपचाप खड़ी रहती है। और वो उसके बाद निकल पड़े कपड़ों की दुकान पर। वहाँ भी शालिनी को एक साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, पर अपनी सास के बर्ताव की वजह से उसने इस बार कुछ नहीं बोला कि उसे साड़ी चाहिए। और शाम हो जाती है, दोनों बस पकड़कर आ गए घर। और शॉपिंग करके जब वो घर आई तो उसकी बीच की बहू बोली, सासू माँ, जब आप घर पर नहीं थी तब एक साड़ी बेचने वाला आया था, और आपको पता है उसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। मैंने तो अपने लिए 4 और दीदी के लिए 2 साड़ी ले ली हैं। अरे वाह, ये तो इनाम देने वाला काम किया है तूने। मुझे तू ये बता, शादी तुम दोनों की है या फिर प्रिया की? हाँ, हमें पता है सासू माँ शादी किसकी है, पर हम दोनों भी तो जेठानियाँ हैं उसकी, तो हमारा सुंदर दिखना भी तो बनता है। हाँ भाई, तुम ही हो लो सुंदर। चुपचाप वो सारी साड़ियाँ मुझे दे दे, मैं प्रिया बहू को दूंगी वो सारी साड़ी। ये सुनकर दोनों बहू हो गई आग बबूला, और उसके बाद सविता अपने कमरे की ओर चल पड़ती है।
उसकी बातों से दोनों बहुओं को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो दोनों किचन में चली गई खाना बनाने और वो आपस में बात करती हैं। दीदी, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा सासू माँ का अब? वही तो, अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सारा दिन काम हम करें और जो अभी आई भी नहीं है उसके लिए सासू माँ कितनी पागल हो रही हैं। अभी ये हाल है और जब वो घर में आ जाएगी तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी इस घर में। मैं तो कह रही हूँ उस प्रिया की वजह से सासू माँ की ऐसी बेइज्जती हो कि सब देखते ही रह जाएं और तब ये सब धरा का धरा ही रह जाएगा। वैसे मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा दीदी, ऐसा क्या है मुझे भी बताओ। वो अपनी देवरानी को सारा प्लान बताती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और आ जाता है शादी वाला दिन। शालिनी और दूसरी बहू शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बारात प्रिया के घर पहुंच जाती है। प्रिया भी सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहनकर मंडप में आ जाती है। प्रिया के गहने देखकर सभी मेहमानों के होश उड़ जाते हैं और ये देखकर दोनों बहुएं भी बहुत जल जाती हैं और आखिर प्रिया और राहुल की शादी हो जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। राहुल और प्रिया अपनी सास के पैर छूते हैं। सदा खुश रहे बेटा, चल अब तू अपने दूसरे घर चल। आज से हमारा घर ही तेरा घर है। और उसके घर वाले गाड़ी में प्रिया को बिठाते हैं और उसका सामान रखते हैं और सविता का सारा परिवार निकल पड़ा स्टेशन की तरफ। सब स्टेशन पहुंच जाते हैं और राहुल का भाई टिकट लेकर आता है सबके लिए। सविता प्रिया को अपने साथ वाली सीट पर बिठाती है। देख रही हो दीदी, माँ जी इसको कितना प्यार कर रही है। हाँ बहन, बोल तो सही रही है तू। अभी ये घर पहुँची भी नहीं है, अभी से माँ इसकी तरफ हो गई। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं बची अब, ऐसा लग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा हमें। शालिनी बहू, जरा पानी की बोतल तो दे, मेरी प्यारी बहू को प्यास लग रही है। राहुल स्टेशन से खाने का सामान लेकर आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन चल पड़ी। सफर शुरू हो गया सबका। तभी थोड़ी देर में चाय बेचने वाला आया। प्रिया बहू, चाय पिएगी क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं पीऊँगी। माँ जी, मुझे दिला दो। अच्छा बताऊँ अभी तुझे? कुछ नहीं मिलेगा तुझे, अपने पति को बोल कुछ चाहिए तो। मैं तो बस प्रिया बहू को ही दिलाऊंगी। दोनों जेठानी बुरी तरह जल जाती हैं। तभी खाना बेचने वाला आता है। अरे ओ भैया, कितने का बेचे हो? माँ जी, बस 20 रुपए का है। अरे वाह, इतना ज्यादा सस्ता। प्रिया बहू, तू खाएगी क्या? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। पर उसकी सास जबरदस्ती उसको खाना खिला देती है। उसकी थोड़ी देर में ही प्रिया के पेट में दर्द सा उठने लगा। क्या हुआ बहू, पेट पे हाथ रख के क्यों बैठी है? माँ, वो पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अच्छा ले, पानी ले ले। तभी प्रिया जोर से हाथ मारती है। अरे दीदी, कुछ सुना क्या आपने? कितनी बदबू आ रही है। छी, किसने किया ये? पूरी ट्रेन चढ़ा दी। हाँ, उल्टी आने को हो गई मुझे। प्रिया बहू के पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगी। बहू, ये क्या कर रही है तू? माँ, मुझे लगता है मुझे दस्त हो गए हैं। तो यहाँ क्यों बैठी है? जल्दी टॉयलेट में जा। पर टॉयलेट में बहुत गंदगी थी और प्रिया को वहाँ जाते ही उल्टी आने को हो जाती है। वो वापस अपनी सीट पर आ जाती है। माँ, मैं नहीं जा सकती ट्रेन के टॉयलेट में, वो बहुत गंदा है। मैं तो घर पहुँचकर ही कर लूंगी। पर वो खुद को नहीं रोक पाई और जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकी, वो फटाफट उतरकर भागी और बाहर टॉयलेट में पहुंच गई। वहाँ ट्रेन को 10 मिनट रुकना था और ट्रेन चलने ही वाली थी। वो वापस आ गई ट्रेन में। उसकी जेठानियाँ उस पर बहुत हंसने लगी। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई और थोड़ी ही देर में वो पहुंच जाती है अपने ससुराल और आ जाती है प्रिया अपने ससुराल। ये है मेरी बहू प्रिया, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है मेरी दोनों बहुओं से।
और जो शादी में गहने हमने दिए हैं ये तो इसको और सुंदर बना रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहू अब थक गई होगी। अरे ओ दोनों बहुओं, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आओ, मेरी छोटी बहू के लिए कुछ खाने के लिए बना दो। और प्रिया बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर तब तक, ये दोनों बहू कुछ बनाकर लाएंगी तुम्हारे लिए। गुस्से में दोनों बहू पहुंच जाती हैं किचन में और प्रिया के लिए खाना बनाती हैं और फिर वो प्रिया को खाने के लिए खाना दे आती हैं। पर तब भी उसकी बहुओं को चैन नहीं मिलता। वो उसके खाने में कुछ मिला देती हैं जिससे कि उसको फिर से दस्त लग जाते हैं। लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद ही प्रिया को लग जाते हैं बहुत तेज दस्त। वो बार बार बाथरूम आती जाती है। शाम हो जाती है और सभी रिश्तेदार प्रिया की मुंह दिखाई के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा खराब हालत होने के कारण वो नहीं बाहर जा पा रही थी। ये देखकर सविता बहुत गुस्सा होती है और वो प्रिया से जाकर कहती है, ये सब क्या है प्रिया? सब रिश्तेदार तेरा मुंह देखने के लिए नीचे इंतजार कर रहे हैं और तू है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। सासू माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा क्या हुआ है बहू? सासू माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं कैसे दस्त लग गए हैं और बार बार मुझे बाथरूम जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया को परेशान होता देख दोनों बहू अपने कमरे में बैठकर बहुत खुश हो। वो दोनों प्रिया की हालत पर हंस रही होती हैं कि तभी उनकी सास उनकी सारी बातें सुन लेती है। तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इस प्रिया ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? अरे नाराज की थी तो मुझे इसकी सजा देती, लेकिन उस बेचारी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने तो कभी तुम दोनों के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा और तुम दोनों को कोई अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से उस बेचारी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। इसके बाद सविता प्रिया की मुंह दिखाई कुछ दिनों के लिए टाल देती है और वो डॉक्टर को बुलाकर प्रिया को दवाई दिलवाती है और हफ्ते भर बाद ही प्रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है और दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। फिर वो दोनों प्रिया से माफी मांगती हैं और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।